हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सनशैन के बुक से पाठ 1 गिल्लू। जो गिल्लू जो चैप्टर है ये राइटर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस चैप्टर का जैसे कि नाम है गिल्लू। जो ये गिल्लू जो है ना, ये एक गिलहरी है जो लेखिका के साथ रहती है 2 साल तक। तो लेखिका वह कैसे मिली लेखिका को और वो कैसे लेखिका के दूर हो गई, इस पूरे उनके बीच के समय को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही का मतलब होता है जूही पुष्प, यानी जूही मतलब होता है पुष्प। जूही का एक प्रकार जो पीला होता है, यानी कि जूही का एक ऐसा प्रकार जो पीला होता है, उसमें आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता के सघन हरितमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। मतलब जो लेखिका कहना चाहती है यहाँ पर कि जो अनायास एक वर्ड है और ये हरितमा, ये 2 वर्ड्स है। जो अनायास का मतलब होता है अचानक और हरितमा का मतलब होता है हरियाली। यानी कि वो कहना चाहती है कि इसे देखकर, मतलब उस पीली कली को देखकर अचानक ही उन्हें उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था। और जैसे ही लेखिका उस पेड़ के निकट पहुंचते तो वो उन पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, यानी कि तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उन्हें लघु प्राण की खोज है। अब जो ये वर्ड है लघु प्राण, इसका मतलब होता है छोटा जीव, यानी कि अभी जैसे गिल्लू जो है वो एक छोटा जीव है। तो लेखिका उन्होंने उनका कोई नाम नहीं रखा है, तो इसलिए वह उन्हें लघु प्राण कह रही हैं। ठीक है। तो पहले उन्हें उस कली की खोज रहती थी, लेकिन अब उन्हें उस छोटे जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आता हो। मतलब अब लेखिका कह रही हैं कि परंतु वह तो अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वह इसी सोनजूही की जड़ में समा गया है और मिट्टी हो गया है। वह सोचिए, मतलब एक तरह से इमेजिन कर रही है कि हो सकता है कि जो ये स्वर्णिम कली है, इसी के बहाने गिल्लू ऊपर आकर मुझे छेड़ता हो और वह उन्हें चौंका देता हूँ। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा जो कोई एक गमले के चारों ओर चोचों की छुआ-छुएल जैसा खेल खेल रहे थे। छुआ-छुएल का मतलब होता है जैसे एक बार टच करना, वापस से छिप जाना, देन फिर वापस से बाहर आकर टच करना और फिर छिप जाना। ऐसे ही हम बहुत गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वह अपने सुबह सोकर उठी और वह अपने रूम से बाहर आई। बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि 2 कोए ये वाला छुआ-छुएल वाला गेम खेल रहे हैं। यह काकभिशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। अब जो ये वर्ड है काकभिशुंडी, इसका मतलब ये कोई का ही एक कह सकते हैं अनदर प्रोनाउंसिएशन वर्ड है। उसको कोई दूसरे शब्दों में काकभिशुंडी कहते हैं। तो लेखिका ने उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया। यह काकभिशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति सम्मानित। यानी कि अब वो कहना चाहते हैं कि ये जो कोई होते हैं ना, ये भी बहुत अजीब ही पक्षी है। इनको एक साथ सम्मान भी दिया जाता है और इनका अनादर भी कर दिया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सके, न मयूर के और न हंस के। यानी कि अब लेखिका कह रही हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, इनकी जो मर गए हैं, वो ना तो गरुड़ के रूप में आए, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। यानी कि उन्हें अगर हमसे कुछ चाहिए होता है तो उन्हें काक बनकर, उनकी कोया बनकर ही आना पड़ता है।
इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है कर्कश, इसका मतलब होता है हार्श वॉइस, मतलब ऐसी आवाज़ जो कानों को ना भाए। यानी कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब ये लोग हमारे घर के ऊपर कर्कश आवाज़ करते हैं तो इसका यह एक तरह से संकेत होता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवों और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता और ये काँव काँव करते ही रहते बहुत देर तक, तब हम इनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। मतलब जब ये संदेश देते आने का, तब ये सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन जब काँव काँव करना इनका इरिटेशन बन जाता है हमारा, तो ये एक अनादरी दृष्टि से देखे जाते हैं और हम इन्हें भगाना चाहते हैं। तो मतलब हुआ ना इनका अनादर। तो एक ही समय पर इंसान इनका सम्मान भी कर लेते हैं और इनका अनादर भी कर देते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी कि काक पुराण का मतलब कोए के बारे में इमेजिनेशन करना। तो अचानक जो उनकी इमेजिनेशन थी वो रुक गई, मतलब कोए के बारे में सोचना उनका एकदम से रुक गया, क्योंकि उन्होंने गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मतलब वहाँ पर उनकी दृष्टि चली गई। तो निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी कि अब उन्हें पता चल गया कि वो छोटा सा जीव गिलहरी का बच्चा है, तो सोचिए कि शायद हो सकता है कि ये घोंसले से नीचे गिर पड़ा हो, और अब जो एक कौवे से खाना चाहते हैं। काकजे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आए हैं, एक काकजे और एक निश्चेष्ट से मतलब समझ में आ रहा है बिना कोई हलचल के, और काकजे का मतलब होता है दो कोए, यानी कि एक कौवा और दो कौवा। इन दोनों की चोंच ने उस लघु प्राण को मतलब घायल कर दिया था। इन दोनों ने बारी बारी से उसको चोंच मारी थी, तो वह घायल हो गया था। तो सबने कहा, कोई की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। यानी कि वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे उन सभी ने कहा कि इसको ऐसे रहने दिया जाए, क्योंकि कोई ने इसे चोंच मारी है और अभी बच नहीं सकता, यह बहुत छोटा है। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। यानी कि लेखिका बहुत गोल्ड हार्टेड थी, तो उनका मन नहीं माना कि उस छोटे जीव को वहीं छोड़ दिया जाए, तो इसलिए वो उसे उठाकर कमरे में ले आई और उसका ब्लड साफ़ करके उस पर पेनिसिलिन की दवा लगा दी। पेनिसिलिन जो होता है मतलब बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है, जो कि छोटे मोटे घाव जब हो जाते हैं ना, तब उस ब्लड को रोकने के लिए और जो स्किन निकल जाती है उसको कंट्रोल में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रुई की पतली पत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। यानी कि अब वो ट्राई कर रही है कि वो दूध पी ले, तो उसके लिए क्या करती है, रुई की पतली सी पत्ती बनाती है, उसे दूध में भिगाती है और फिर उसको उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं हो पाया। वो जो दूध था वो दोनों ओर ढुलक गया, यानी कि मुंह में नहीं गया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन में इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिंध रोए झब्बेदार पूंछ और
चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। यानी कि पहले तो उन्होंने दूध नहीं पिया था, लेकिन 3-4 घंटों के उपचार के बाद उनके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जा सका। तीसरे दिन की थर्ड डे वो जो लघु प्राण था वो मतलब थोड़ा अच्छा हो गया, उनकी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई। तो उन्होंने लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ी और जो नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी, कि उनकी उंगली पकड़कर अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने के बाद उसके यहाँ पे एक वर्ड है सिंध, तो इसका मतलब होता है चिकना। यानी कि उसकी बॉडी पर चिकने हेयर आ गए, रोए हेयर होता है, चिकने हेयर आ गए, झब्बेदार उसकी पूंछ हो गई और उसकी ये चमकीली आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार के खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी कि अब लेखिका ने गिल्लू का नामकरण कर मतलब उस छोटे से जीव का नामकरण कर दिया। उन्होंने उसका नाम रखा है गिल्लू। तो उन्होंने उसके रहने के लिए एक फूल रखने वाली टोकरी ली और उसमें रुई डालकर उसको खिड़की के पास टांग दिया है और 2 साल तक वही गिल्लू का घर रहा था। गिल्लू उसमें स्वयं हिलाकर, यानी कि थोड़ा सा ऐसे टंगी हुई थी तो थोड़ा सा टच करने पर भी वह हिल जाती होगी, तो गिल्लू उसे थोड़ा सा मतलब धक्का देता था और वो हिल जाती थी, देन वो झूलता रहता था। तो ये उसके लिए बहुत एंटरटेनिंग था। मतलब लेखिका को समझ नहीं आता था कि वो वहाँ पर बैठकर उसकी आंखों से कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर क्या देखता रहता है। लेकिन जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसी इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी कि लेखिका जब स्टडी करने बैठती थी तो गिल्लू को ना उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इतनी जिज्ञासा होती थी कि वो कब मेरी तरफ देखे, तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी कि उनका उपाय था कि वो लेखिका के पैर के पास आकर साथ में जो पर्दा लगा है उस पर सर से चढ़ जाएंगे और फिर सर से नीचे आ जाएंगे। ये तब तक करते रहते थे, ऐसे सर से ऊपर चढ़ना और सर मतलब होता है अचानक तेज़ी से, उसी तेज़ी से नीचे आना। तो ये तब तक करते रहते थे जब तक लेखिका उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे नहीं दौड़ती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आया है लघुघात, सो इसका मतलब होता है छोटा शरीर। यानी कि लेखिका उन्हें उनके पीछे भागकर उन्हें कभी कभी पकड़ लेती थी और उन्हें उस किसी लिफाफे में बंद कर देती थी। तो लिफाफे में उन्हें डालने के बाद तो उनका जो उनके सिर्फ 2 अगले पंजे दिखते थे और उनका सर दिखता था, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। यानी कि लिफाफे में कैद रहकर वो मेज पर रख देती थी लिफाफे को, तो वो वहाँ से लेखिका को देखता रहता था गिल्लू। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। यानी कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो चिक चिक आवाज़ करता था, तो लेखिका समझ जाती थी कि गिल्लू को भूख लगी है
तो उसे काजू या बिस्किट दे देती थी। तो ऐसा काजू और बिस्किट मिलने के बाद वह लिफाफे में उसी प्रकार अंदर बैठ जाता था जिस प्रकार लेखिका ने उन्हें बैठाया था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगे। फिर जो गिल्लू है, प्रथम वसंत आया उनके जीवन का। नीम चमेली यानी कि नीम चमेली की गंध, नीम पेड़ मतलब फूलों की खुशबू उनके रूम में आने लगे और बाहर की गिलहरियाँ जो है वो भी बाहर निकल कर आती और उनकी खिड़की के पास आकर खेलती और चिक चिक करके ना जाने उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या कहना चाहती है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक है। यानी कि जब वो गिलहरियाँ खेलने आती तो गिल्लू भी उन्हें देखता था, तो ऐसा उन्हें करता देख तो लेखिका को लगा कि अब शायद गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी समस्या ही थी। यानी कि लेखिका ने उनके बाहर जाने का उपाय खोज निकाला। उन्होंने खिड़की में छोटा सा जो मतलब कील लगा था उसको हटा दिया, जहाँ से अब गिल्लू बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। तो सच्ची में गिल्लू की मुक्ति का रास्ता। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी समस्या ही थी। मतलब लेखिका कहना चाहती है कि गिल्लू बहुत छोटा था अभी, तो उसको घर में जो कुत्ते बिल्ली और पल रहे हैं उनसे बचाना थोड़ा मुश्किल था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरा बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर के सर और सर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ड है नृत्य, इसका मतलब होता है रोज़। यानी कि लेखिका जब भी कॉलेज बाहर जाती काम से, किसी कॉलेज के काम से या फिर किसी डॉक्यूमेंट वर्क से, और जब वह लौटती तो जैसे ही उन्होंने रूम में कदम रखा उसी समय गिल्लू भी अपने खिड़की से अंदर आकर लेखिका के साथ खेलने लगता था, ऊपर नीचे करने लगता था, सर से पैर और पैर से सर करने लगता था, मतलब दौड़ने लगता था। यह तो अब रोज़ का ही काम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी कि जैसे ही वो रूम से बाहर जाती वैसे ही गिल्लू भी खिड़की से बाहर चला जाता और बाहर जाकर गिलहरियों के झुंड के साथ ऐसे बिहेव करता लाइक जैसे वो उनका नेता हो, और हर डाल पर उछलता कूदता रहता है। और जैसे ही 4 बजते उसको पता चल जाता था कि 4 बजे अब उनके जाने का समय हो गया, तो 4 बजते ही वे खिड़की से अंदर आकर अपने झूले पर झूलने लगते थे। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। यानी कि अब लेखिका कहना चाहती है कि पता नहीं गिल्लू में ये उनको शौक़ देने वाली इच्छा कब से जागृत हो गई। वो उनको अलग अलग प्रकार से शौक़ देने लगे हैं, अलग अलग प्रकार से चौंकाने लगे हैं। कभी तो फूलदान के फूलों में छिप जाते हैं, कभी पर्दों के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी कि अब लेखिका कहना चाहती है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी है। यानी कि लेखिका एक पशुपालक है, तो उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी है। तो वो कहना चाहती है कि उन पशु पक्षियों में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ मेरी थाली में खाना खा सके। उनको ऐसा कोई जीव स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती
वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आया है अपवाद, तो इसका मतलब होता है सामान्य, मतलब सेम रूल्स जो सबके लिए फॉलो किए जाते हो, जो सब फॉलो करते हो। तो गिल्लू इनमें अपवाद थे, यानी कि अपवाद का मतलब होता है रूल फॉलो ना करने, यानी कि सेम रूल जो फॉलो नहीं किए जा रहे। तो गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी कि गिल्लू जो है रूल फॉलो नहीं करता था। जैसे ही लेखिका डाइनिंग रूम मतलब डाइनिंग टेबल पर पहुंचती, वैसे ही गिल्लू आंगन से मतलब खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। यानी कि बहुत ही मतलब लेखिका ने उन्हें ट्रेनिंग दी बहुत ही डिफ़िकल्टी से। तो उन्होंने गिल्लू का सिखाया कि वो थाली के अंदर ना बैठे, थाली के साइड में बैठकर खाना खाए, और वो वहीं बैठकर थाली में से एक एक चावल का दाना उठाकर चबाता रहता है। काजू उसका प्रिय खाद्य था, जो कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। यानी कि काजू जो है गिल्लू का फेवरेट भोजन है। अगर वो उससे ना मिले तो गिल्लू बहुत नाराज़ हो जाता है, और जो उसको खाने के लिए दिया जाता है ना काजू के अलावा, वो उसको खाता नहीं है, या तो उसको नीचे फेंक देता है टोकरी से, या फिर लेना ही बंद कर देता है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी कि अब लेखिका के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है, उनको मोटर दुर्घटना मतलब उनको गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो उसको अस्पताल में रहना पड़ा। तो जब वो घर आए तो जैसे ही उनके रूम का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपनी टोकरी से नीचे आता और लेखिका के पास जाता, और जैसे ही उसको कोई देख लेता, वो उसी तेज़ी से घोंसले में जाकर दोबारा बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि अब लेखिका जो हैं सब उसे मतलब गिल्लू को, जो उनके फैमिली वाले थे वो सब उसे काजू खाने के लिए देते थे, लेकिन गिल्लू ऐसा करता था कि उसको काजू खाना अच्छा नहीं लगता था, और वो सारे काजू को अपनी टोकरी में जमा करता रहता था। तो लेखिका जब हॉस्पिटल से वापस आई और उन्होंने उस टोकरी की सफाई की, तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे काजू उस टोकरी में इकट्ठे हुए पड़े हैं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब यहाँ पे सेविका है। यानी कि गिल्लू जो है वो अब उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सर को सहलाता रहता, और जब वो ऐसा करता तो ऐसा करके जब वो हटता था तो लेखिका को लगता था जैसे सेविका के हटने का समान लगता था। सेविका यानी कि जो सेवा करती हैं, उनके हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लेखिका जब काम करती तो उन्होंने नोटिस किया कि गिल्लू अब ना तो बाहर जा रहा है ना झूले में बैठता है, वो उनके साथ में ही बैठा रहता है। तो गिल्लू को बहुत गर्मी लगती होगी, तो उसने ना गर्मी से बचने का एक उपाय खोज निकाला। साथ में ही रखी सुराही पर वह लेट जाता।
जैसे सुराही की ठंडक उसको मिलती रहती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी कि अब लेखिका कहना चाहती है कि जो गिलहरिया है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जीती है। अब गिल्लू के भी इस दुनिया से जाने का समय आ गया था। इस समय वो दिन भर ना तो कुछ खाया गिल्लू ने, ना वो रूम से बाहर गया। और जब रात हुई तो गिल्लू को लगा कि अब लास्ट टाइम आ गया है उनका, तो वो जाकर लेखिका के पास बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से, यानी कि अपने 2 हाथों से उन्होंने लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जो उन्होंने मरणासन की स्थिति में पकड़ी थी, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में पकड़ी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि गिल्लू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जाकर उनके लिए हीटर जलाया और उन्हें गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन जैसे सूर्य की पहली किरण उनके रूम में आई और वो गिल्लू पर पड़ी, उसी समय गिल्लू ने अपनी आखिरी सांस ली और वह मर गए और उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूई पर बसंत आता ही रहता है। अब गिल्लू तो नहीं रहे, तो उनसे संबंधित जो भी कार्य थे वो सारे बंद कर दिए गए। उनकी जो घर था, जो उनकी टोकरी थी, वो हटा दी गई। खिड़की जो थोड़ी सी खोली गई थी उनके लिए, वो बंद कर दी गई। और लेकिन अब भी जो गिलहरिया थी उनकी नई पीढ़ी वाली गिलहरिया, वो वहाँ पर आकर चिक चिक करती रहती और अब भी चिक चिक करती रहती नई गिलहरियाँ आकर। और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता। सोनजूही पर वसंत आता ही रहता, इसका मतलब होता है सोनजूही पर फूल लगते ही रहते। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। यानी कि सोनजूही जो पेड़ है उसी की टहनियों के नीचे उसकी समाधि बनाई गई है। इसीलिए भी समाधि बनाने के कुछ कारण थे, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। यानी कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, या इसके पीछे का जो रीज़न था वो ये है कि वो एक तो वो जगह जो है वो गिल्लू की बहुत प्यारी बहुत उनकी फेवरेट जगह थी। और दूसरा ये है कि जब वह लेखिका को वहीं पर पहली बार मिले थे उन वसंत के दिनों में। जूही के पिताब जो वर्ड है इसका मतलब है पीले रंग का, यानी कि जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। यानी कि जैसे वो देखती थी कि सोनजूही में फूल लगे हैं तो उन्हें संतोष मिलता था कि गिल्लू खुश है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है फिनिश। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। एंड बाय द वे, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। और आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी कमेंट सेक्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मैं कमेंट में भी डाल दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।